नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं हिंदी की एक बेहतरीन क्लास के साथ। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूट्यूब पर आजकल यूट्यूबर मिल रहे हैं, अध्यापक मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत सारे कोर्स बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको एकदम आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है। कुछ कसौटियां होती हैं जिन्हें आपको चेक करना है। मान लीजिए कहीं से आपने किसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ा है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चैप्टर के सारे सवाल लगा करके देखिए जो भी पिछले वर्षों में आपसे पूछे गए हैं। यदि आप वहां से दोस्तों 99% भी कर पा रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं, आप वहां से पढ़ते रहिए। लेकिन साथियों, आपको लग रहा है कि आप 70-80% ही कर पा रहे हैं, सारे सवाल आपसे नहीं हो रहे, तो आपको समय बर्बाद नहीं करना है। आपको तुरंत वो जगह छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाना है और अच्छी शिक्षा आपको ग्रहण करनी है, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता है। इसी वादे के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हो गया हूं साथियों कि आप सारी वीडियो अगर आप हमारी देखते हैं तो 37 के 37 सवाल आपको इन्हीं कक्षाओं से मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप एक चैप्टर यहां से पढ़ लीजिए। सबसे पहला, जैसे कि आज हम वर्णमाला शुरुआत करने जा रहे हैं, वर्णमाला आप पढ़ लीजिए। फिर आप वर्णमाला के सारे सवाल जितने भी विगत वर्षों में पूछे गए हैं लगा करके देखिए। आपको लगे कि आपने सारे कर दिए, तभी आप दोस्तों इस चैनल पर बने रहना। और यदि आपको लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूं तो बिल्कुल भी देर मत करना, आप चैनल छोड़ के चले जाना। तो चलिए दोस्तों, आज शुभारंभ करते हैं। पहली वीडियो है, पहला क्लास है, तो इसलिए आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों हिंदी व्याकरण में वर्णमाला से। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि वर्णमाला की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। परिभाषा से सवाल आजकल ज्यादा बनने लगे हैं, तो इसलिए आपको यहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, मैं दो बातें कहूंगा, एक बात ठीक होगी, एक बात गलत होगी। पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो व्यवस्थित शब्द आया है यही पूरी दोस्तों व्याख्या कर रहा है। जो व्यवस्थित शब्द है इसी से तुलना करनी है, क्योंकि पहले में व्यवस्थित नहीं था। पहली परिभाषा में सिंपल ऐसे ही था कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि साथियों व्यवस्थित होगा तभी वर्णमाला है। वरना यदि मैं इस क्रम से लिख दूं ये भी तो वर्णों का समूह हो गया, तो दोस्तों ये वर्णमाला नहीं हुई, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है। तो इसलिए आपको परिभाषा पे विशेष ध्यान देना है। तो पहली परिभाषा आप इसमें लिखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब साथियों, वर्णमाला के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं उसे हम वर्णमाला को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रथम भाग को हम कहते हैं स्वर और दूसरे भाग को हम दोस्तों कहते हैं व्यंजन। ठीक है, तो हम आज जो शुरुआत करेंगे बेसिकली व्याकरण में, और व्याकरण में भी वर्णमाला में, तो आज हम स्वर पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला की बात हम कल करेंगे या फिर परसों करेंगे। तो एक एक बात को ध्यान से सुनना, एक एक सवाल आपको इन्हीं क्लासों से मिलने वाला है, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। तो हम बात करते हैं स्वर की। तो इसलिए वर्णमाला में जो आज हम शुरू करेंगे दोस्तों वो हम स्वर शुरू करेंगे। और आपको पता है, आपसे पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको स्वरों की संख्या जो बतानी है वो 11 ही बतानी है। बहुत सी किताबों में आपको 10 भी देखने को मिलता है, बहुत सी किताबों में आपको 13 भी देखने को मिलता है, लेकिन जो मानक संख्या है आयोग द्वारा मानी गई है वो 11 है। इस बात को आप मत भूलिएगा। अब दोस्तों, स्वर तो होते हैं 11, लेकिन ये होते कौन कौन से हैं ये भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। और जो मैं आपसे बता रहा हूं ध्यान से सुनना कि आपको क्रम से ही ये वर्णमाला याद रखनी है। क्रम से अगर आप याद करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप वर्णमाला में देखते हैं छोटा आ, फिर उसके बाद में देखते हैं बड़ा आ, उसके बाद में देखते हैं छोटी ई, उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद में आता है दोस्तों छोटा ऊ, उसके बाद आता है बड़ा ऊ, और उसके बाद आता है साथियों री से ऋषि। फिर उसके बाद में देखते हैं छोटा ए, फिर आता है बड़ा ए, उसके बाद दोस्तों छोटा ओ, और उसके बाद में बड़ा ओ। यदि आप इनकी गिनती करेंगे तो साथियों 11 हो जाएगी। तो यही वो संख्या है दोस्तों जो मानक मानी गई है, और यही संख्या से आपसे सवाल पूछ ले जाते हैं।
तो दोस्तों ये स्वर होते हैं और 11 होते हैं। अब दोस्तों इनका हम विभाजन करते हैं, इनको हम बांट के पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग आधारों से। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई ध्वनि हमारे अंदर से उत्पन्न होती है, तो पेट से जब उत्पन्न होती है तो जब हमारे कंठ में पहुंचती है तो यहां से दोस्तों अलग अलग अंगों को छू करके वो बाहर को निकलती है। जो ध्वनि दोस्तों कंठ से निकलेगी उसे कंठ्य ध्वनि कहलाया जाएगा, और जो दोस्तों तालव्य से निकलेगी उसको तालव्य ध्वनि कहेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों आगे तक आपके अलग अलग अंगों को छू करके आती हैं। तो उसी आधार पर अगर हम देखें तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों उच्चारण के आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक चित्र बना करके दिखाता हूं। उस चित्र के माध्यम से आप सीखिएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों वैसे आर्ट मेरी ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन आप इसको देखें तो ये मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ होता है कंठ, यहाँ पर हमारे कंठ होता है तो उसे कंठ्य ध्वनियां होती हैं। और वैसे ही दोस्तों मुंह के ऊपर का जो तलवा होता है इसके दो भाग होते हैं। जो मुंह के ऊपर वाला जो तलवा है इसके दो भाग होते हैं। पीछे वाले को कहते हैं तालव्य और जो आगे वाला होता है उसको बोलते हैं मूर्धन्य। अर्थात जब जीभ हमारी ऊपर के तलवे के पिछले भाग से टकराएगी तो वो ध्वनि तालव्य कहलाएगी, और जब जीभ हमारी ऊपर के तलवे के अगले भाग से टकराएगी तो वह ध्वनि हमारी मूर्धन्य ध्वनि कहलाएगी। तो इन बातों को आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की छत की बात करें तो पहले आएगा दोस्तों तालव्य, फिर उसके बाद की बात करेंगे तो फिर आएगा दोस्तों आपका मूर्धन्य, फिर आएगा मूर्धन्य। उसके बाद ध्वनि जब आगे बढ़ती है दोस्तों तो फिर दंत आता है। जब जीभ हमारी दांत से टकराती है तो दोस्तों उसको दंत ध्वनि कहते हैं, और जब ओष्ठ आपस में मिलते हैं तो उसको ओष्ठ ध्वनि बोलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो दंत ध्वनियां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक भी स्वर ऐसा नहीं है जो हमारे दंतों से बोला जाए। तो ये एक क्रम था साथियों, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। तो इसी क्रम को आपको याद में रखना है। और ऐसे ही दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वरों का जब वर्गीकरण आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना होता है इनका वर्गीकरण। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इनका जो उच्चारण है वो कहां कहां से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंठ ध्वनि। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप वर्णमाला को क्रम से याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं। तो कंठ सबसे पहले है। यदि आप स्वरों के क्रम को देखेंगे तो सबसे पहले आ रहा है। तो दोस्तों कंठ्य ध्वनि जो हो गई वो आ और आ हो गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर आता है तालव्य। तो तालव्य में यदि आप दूसरे नंबर पर देखें तो यहाँ तालव्य आ रहा था, और यदि आप वर्णमाला में देखेंगे स्वरों में तो स्वरों के क्रम में जो अगली बार आएगा वो ई आएगा, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ई हो जाएगा। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ऊ है ये हमारी ओष्ठ ध्वनियां है। अब आप कहेंगे कि मूर्धन्य कहाँ गया, तो मूर्धन्य में जो ध्वनि आती है दोस्तों आप याद रखेंगे मूर्धन्य में आता है री से ऋषि। उसके बाद की अगर हम बात करें तो फिर मूर्धन्य के बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो मैंने कहा कि दांत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता, तो दांत के आगे होता है दोस्तों ओष्ठ। तो ओष्ठ से जो ध्वनि बोली जाती है उसे हम कहते हैं ऊ, और दूसरे को कहते हैं ऊ, ठीक है। अब बात करें ए और ओ की, तो दोस्तों ये दो स्थानों से एक साथ बोला जाता है, ठीक है। कंठ से भी बोला जाता है, तालव्य से भी बोला जाता है ये वाला, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कंठ से भी बोला जाता है, ओष्ठ से भी बोला जाता है। तो इसलिए दोस्तों इन दोनों को मिलाकर कहेंगे हम कंठ तालव्य। कंठ को और तालु को अगर हम मिला देंगे तो कंठ तालव्य ध्वनि बनेगी। कंठ तालव्य जो ध्वनि है दोस्तों वो होती है ए और ए। ऐसा क्यों होता है मैं अभी थोड़ी देर में इसकी चर्चा करूंगा, जब मैं इसको बताऊंगा आपको कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, उस समय मैं चर्चा करूंगा कि ये दोस्तों कंठ तालव्य है इसलिए इसको संयुक्त कहा जाता है। ये चर्चा का विषय है, लेकिन हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो ओ है हमारा वो कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है, इसलिए उसको दोस्तों कंठ ओष्ठ्य ध्वनि कह देते हैं, और कंठ ओष्ठ्य जो ध्वनि है वो दोस्तों ओ और औ हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा एक तरीके से कह सकते हैं उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण, जो कि आपने देख लिया कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ। फिर जो दो बचे दोस्तों ए और ओ, ये एक स्थान से नहीं बोले जाते, ये दो स्थानों से बोले जाते हैं, इसलिए इनको संयुक्त भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा संयुक्त क्यों होते हैं। कंठ से और तालव्य से जो बोला जाएगा ए बोला जाएगा, कंठ और ओष्ठ से जो बोला जाएगा वो ओ होगा। तो कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ्य। अब इसका क्रम कैसे याद रखना है, ए पहले है ओ बाद में है। अब आप देखेंगे कंठ तो दोनों में कॉमन है,
कंठ तो दोनों में कॉमन है। तालव्य पहले है कि ओष्ठ्य पहले है? आप देखेंगे तालव्य पहले है तो कंठ तालव्य में भी जो पहले है वही आएगा। फिर कंठ दोनों में कॉमन है। अब दोस्तों बाद में ओष्ठ है तो आप देखेंगे ओष्ठ में बाद में ओष्ठ आया है तो बाद में ओ आएगा। तो इस तरीके से आप इसका क्रम भी निर्धारित कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे हम देखते हैं इनका मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर वर्गीकरण अब यदि आप अभी से याद कर लेते हैं तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं अभी से, जब आप छंद पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में ही तब भी ये चीजें आपको काम में आएंगी कि हम हर्ष स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, इनके लिए कौन सी मात्रा होती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर, ठीक है, तो आपसे संख्या पूछ ली जाती है कि मात्रा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर होता है, कितने प्रकार से होता है, तो आप कहेंगे 2 प्रकार से होता है या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है दोस्तों हर्ष स्वर और एक होता है आपका दीर्घ स्वर। यदि आप बात करें हर्ष की तो इसकी जो परिभाषा बनती है वो साथियों कुछ इस प्रकार से बनती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये बातें केवल आपको सुननी नहीं है, ये बातें आपको नोट भी करनी है, क्योंकि परिभाषा से सवाल आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार मिस हो जाए वीडियो को आप दोबारा बैक करके देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो मैं कह रहा हूं उसको आप लिख लीजिएगा, मेरे पास स्कोप थोड़ा कम है। तो हर्ष का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। एक मात्रा का समय लगेगा तो हर्ष स्वर होगा। सबसे पहले पूछी जाती है इनकी संख्या, तो आपको याद रखना है कि 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं साथियों? इसमें हम कहेंगे छोटा आ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है और रि से ऋषि होता है। ठीक है, बात करें दीर्घ की तो इसमें दोस्तों 2 संख्याएं आपको देखने को मिलती हैं, 7 भी होती है और दोस्तों 3 भी होती है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? तो यदि ऑप्शन में दोस्तों 7 है तो आप 7 लगाएंगे, यदि ऑप्शन में 3 है तो आप 3 लगाएंगे, 7 को छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या होता है। बड़ा आ होता है, बड़ी ई होता है, बड़ा ऊ होता है, छोटा ए होता है, बड़ा ए होता है, छोटा ओ होता है और बड़ा ओ होता है। ठीक है, ये सब 7 प्रकार के होते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा 7 आप लगा दें। लेकिन यदि दोस्तों 7 ऑप्शन में नहीं है तो आप 3 लगा दें, ये जो आपके शुरू के हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले छोटी सी चर्चा आपसे की थी कि इन्हें हम संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, तो संयुक्त स्वर अभी पढ़ेंगे क्यों बोलते हैं। ऑप्शन में 7 और 3 दोनों है तो अब आप 7 लगाएंगे, और यदि ऑप्शन में 7 है फिर तो आप 7 ही लगाएंगे। 7 नहीं है तब आप 3 लगाएंगे, 7 नहीं है तब आप 3 लगाएंगे। अब दोस्तों एक और होता है, यहां पर हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर बहुत सारा, पहले हम भी दोस्तों यही पढ़ाते थे कि मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है कि आयोग ने इसकी सही संख्या 2 मानी है, तो इसलिए आप प्लुप्त को अलग से पढ़ेंगे। संख्या पूछी जाएगी तो आप 2 ही लगा करके आएंगे। ठीक है, तो प्लुप्त, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लुप्त से सवाल नहीं आते, यहां से बनते हैं। प्लुप्त की परिभाषा बनेगी साथियों, आप नोट कर लीजिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे किसी को आप आवाज दे रहे हैं या किसी एक विशेष शब्द का आप लंबे समय तक उसका उच्चारण कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के सहित मैं आपको बताना चाहूं, यदि आप योगा कर रहे हैं तो आपने देखा होगा आप करते हैं ओम, तो इस प्रकार से साथियों इसमें बहुत ज्यादा समय लगा। या आप किसी को आवाज देते हैं राम, तो वहां पे भी दोस्तों ज्यादा समय लगा 2 मात्राओं से। तो इसको जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है ओम को, तो साथियों कहीं कहीं पर ऐसे दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लुप्त स्वर है और इसमें 2 मात्राओं से ज्यादा का समय लगा है। यदि आप दूसरा एग्जांपल और देखें तो राम को भी दोस्तों ऐसे दिखा दिया जाता है, इसका भी मतलब होता है कि ये प्लुप्त स्वर है। तो ये हो गया दोस्तों आपका मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। अब साथियों ये जो स्वर बने हैं ये कुछ विशेष स्वरों से मिले हैं, जिन्हें हम कहते हैं आधार स्वर और जिसे हम कहते हैं मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर या फिर आपसे मूल स्वर या आधार स्वर आपसे पूछा जाएगा तब भी दोस्तों इनकी संख्या आप 4 ही बताएंगे। और दोस्तों ये जो आपके सामने 4 लिख रहे हैं ये वही है जो आपने अभी हर्ष स्वर में पढ़े। तो मूल स्वर कह लें या आधार स्वर कह लें तो इनकी संख्या 4 होती है। और ये कौन कौन से हैं साथियों, ये वही हैं जो हर्ष हैं।
ठीक है। तो ये आपके आधार स्वर हैं, इनसे ही सारे स्वर बने हैं। बड़ा आ भी इससे बना है, बड़ी ई भी इससे बना है, बड़ा ऊ भी इससे बना है। ए की बात करेंगे तो वो भी इन दोनों से बना है। ओ की बात करेंगे तो वो भी इन दोनों से ही बना, मतलब दो से मिलकर बना है। अभी समझेंगे क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो ये आपके हो गए मूल स्वर और आधार स्वर। अब बात करते हैं साथियों, जीव के आधार पर जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होता है। ये वर्गीकरण आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए साथियों आपको एक एक बात को विशेष ध्यान देना है और आपकी कॉपी पे लिख के चलना है। ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, ये मेरा आपसे वादा है कि एक भी सवाल आपका वर्णमाला से गलत नहीं होगा। वर्णमाला खत्म हो तुरंत आप पिछले साल के पेपर लगा कर देखिएगा, एक सवाल आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, नहीं मिलेगा जो हमने ना पढ़ाया हो और परीक्षा में आ गया हो, ठीक है। तो साथियों अब देखते हैं जीव के आधार पर वर्गीकरण। मैंने कहा था ना कि स्वरों का वर्गीकरण हम कई आधारों पर करेंगे। तो जीव के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों जीव के आधार पर कैसे वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। जो जीव के अगले वाले भाग से बोले जाते हैं उसको अग्र स्वर कहते हैं। जो जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं उसको मध्यम स्वर बोलते हैं या मध्य स्वर बोलते हैं। और जो जीव के पिछले भाग से बोले जाते हैं उसको पश्च स्वर बोलते हैं। तो जीव के आधार पर जो वर्गीकरण है दोस्तों वो 3 प्रकार से होता है। प्रकार जरूर याद रखना, आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अग्र स्वर, जो कि दोस्तों जीव के अगले भाग से बोले जाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं साथियों, ई होता है, बड़ी ई होता है, छोटा ए होता है और बड़ा ए होता है। उसके बाद में दोस्तों आता है आपका मध्य स्वर। अच्छा, इनकी संख्या भी आपको याद रखनी है, संख्या से भी पूछे जाते हैं। तो मध्य स्वर कौन सा है दोस्तों, छोटा आ। मैं हमेशा दोस्तों अपने बच्चों को ऑफलाइन भी एक बात समझाता हूं और आज ऑनलाइन साथियों ये शायद मेरा पहला क्लास है जो मैं ले रहा हूं पुलिस के लिए। तो इसलिए मैं आपको भी बताना जरूरी समझूंगा कि कभी भी दोस्तों जो इसको याद करने में अगर परेशानी आ रही है तो आपको केवल क्या करना है, याद करने वाली बात है। तो अग्र स्वर में आपको 2 याद हो गए, मध्य स्वर में आपको 1 याद हो गया, केवल 1 होता है, अग्र स्वर में 4 होते हैं। अब बात करें पश्च स्वर की, तो आप कहोगे कि यहाँ तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो साथियों कंफ्यूजन की बात नहीं है, आपको पता है कुल स्वर कितने हैं, 11। और जब 5 यहाँ आ गए तो बाकी सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। तो यहां से हम देखेंगे दोस्तों बड़ा आ जाएगा, जो बचा वो इसमें डाल दीजिए। अब तो बड़ा आ जाएगा, छोटा ओ आ जाएगा और बड़ा ओ आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जीव के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ वो 3 प्रकार से हुआ, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। बहुत बार यहां से सवाल आपसे साथियों पूछ लिए जाते हैं और आपको आज के बाद यहां से कोई भी गलती नहीं होने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों बात चल रही थी हमारी दीर्घ स्वर की, उसमें अब हम देखेंगे कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जीव के आधार पर वर्गीकरण देख लिया, मात्रा के आधार पर देख लिया, उच्चारण के आधार पर देख लिया। अब साथियों हम देखेंगे कि जो हमारे संयुक्त स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। यहां से बहुत बार सवाल आया है। तो साथियों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए जो होता है और ओ जो होता है इसके दोनों रूप, मतलब छोटा और बड़ा दोनों, ये जो होगा दोस्तों ये संयुक्त स्वर की संज्ञा में ही आता है। क्यों आता है साथियों, ये 2 स्वर से मिलकर बना है, ये भी 2 स्वर से मिलकर बना है, ये भी 2 से और ये भी 2 से। लेकिन साथियों बात करें यदि यहाँ पर कि दीर्घ संधि स्वर कौन से हैं, दीर्घ संधि स्वर कौन कौन से हैं, तो दीर्घ संधि स्वर में आप देखेंगे, वैसे अगर आप इसको यहीं पे समझ लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको वहां भी काम में आएगा। जब आप स्वर संधि पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम दीर्घ संधि ही पढ़ने वाले हैं और दीर्घ संधि में यही इन्हीं स्वरों की संधि होगी जो दीर्घ संधि स्वर आपसे इस समय पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दीर्घ संधि स्वर में आप देखेंगे इसमें केवल 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, एक होता है दोस्तों बड़ा आ और एक होता है दोस्तों बड़ी ई और एक होता है बड़ा ऊ। तो ये जो होते हैं दोस्तों ये दीर्घ संधि स्वर होते हैं, क्योंकि दीर्घ संधि में इन्हीं 3 स्वरों को हम संधि विच्छेद करते हैं या संधि करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, छोटा क्लास रखेंगे ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे समझने में। और हमें बताइएगा जरूर कमेंट में, अपने जो भी आपके सुझाव हैं उन्हें दीजिएगा जरूर कि कैसा लगा वीडियो। अगर दोस्तों और ज्यादा सुधार की गुंजाइश होगी तो हम तत्पर हैं। सो आपके सारे कमेंट हम लोग पढ़ते हैं और हर बात के लिए तत्पर आपके सामने हैं। तो जो भी आप सुझाव देंगे हम उसके साथ ही आपके सामने उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। तो इसलिए साथियों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। लेकिन बात वही है,
आप पहले पूरी वर्णमाला पढ़िए, उसके बाद में आप सवाल लगाइए, सारे कर दो, तब आप चैनल पे बने रहना। यदि आपसे एक दो सवाल छूट जाए, आप छोड़ करके चले जाना, जहां मर्जी वहां पढ़ लेना।